हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल क्यूट मॉक यानी CUET मॉक पर। मैं हूं प्रियांशु सिंह, आपका पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री एजुकेटर, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस की पहली बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का पहला चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। आई होप आप सारे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे आज की क्लास के लिए और बिल्कुल तैयार बैठे होंगे कुछ नई चीजें जानने के लिए, कुछ नई चीजें सीखने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर इसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी हमें कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा आफ्टर पार्टीशन इंडिया को एक प्रॉपर अखंड कंट्री बनाने के लिए। और आइए जान लेते हैं कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो है द 3 मेजर चैलेंजेस विच वर एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। सबसे पहला टॉपिक हम कवर कर रहे हैं कि जब इंडिया का बंटवारा हुआ तो हमने सबसे जो 3 मेजर चैलेंजेस थे वो कौन कौन से फेस करे। किसी टॉफी बिस्किट का तो बंटवारा हुआ नहीं था कि किसी ने खा लिया और बात वहीं पे खत्म। बंटवारा हुआ था वर्ल्ड के 7th लार्जेस्ट कंट्री, मतलब अभी भी बंटवारा होने के बाद इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड द 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑल्सो। तो इतनी बड़ी कंट्री का अगर बंटवारा हो रहा था तो ऑफ कोर्स कुछ प्रॉब्लम्स तो आने थे। वो प्रॉब्लम्स हम पढ़ेंगे सबसे पहले इन चैप्टर में। उसके बाद से हम पढ़ेंगे कि इस पार्टीशन के कॉजेज क्या थे। जो बंटवारा हुआ, जो 2 कंट्रीज बन जाती है इंडिया और पाकिस्तान, तो वो बंटवारे का कारण क्या था और उसका नतीजा क्या रहा, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पार्टीशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, कि ऐसे राज्य थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे जहां पे राजा रूल करते थे। अब ये जो राजा रूल करते थे इनको टोटली एक चॉइस दे दी गई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी 1947 में कि या तो ये इंडिया का पार्ट बन सकते हैं या तो ये पाकिस्तान का पार्ट बन सकते हैं। और अगर इन्हें दोनों ही कंट्रीज का पार्ट नहीं बनना है तो भैया इनको टोटली फ्री एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन के रहने का भी छूट दे दिया गया था। तो थर्ड प्रॉब्लम मेजरली यही थी कि कैसे हम इन सारे प्रिंसली स्टेट्स को मनाएं कि वो इंडिया का पार्ट रहे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद एंड मणिपुर। ये भी हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे, इनको इंडिया का पार्ट बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़े थे। इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी इनको इंडिया का पार्ट बनाने में, तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, कि इंडिया में किस बेसिस पर स्टेट्स बने। ये जो भी आपको प्रेजेंटली 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज मिल रहे हैं, इनकी कैसे फॉर्मेशन हुई, किस बेसिस पे ये स्टेट्स बने थे, लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे, या जैसे ब्रिटिशर्स कहते थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे बना देते हैं, जिसको रूल करना इजी है, जिस जगह को उसको कंबाइन कर देते हैं। तो किस बेसिस पे इंडिया में ये स्टेट्स बने, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। अब अगर हम सबसे पहले जो पार्टीशन होता है उसके बारे में बात करें, सो वी नो दैट इंडिया को ऑलमोस्ट 200 ईयर्स तक ब्रिटिशर्स ने रूल करा। बैटल ऑफ प्लासी से बंगाल की एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ जाती है और वो एक पॉइंट पे ट्रांसफर होकर ब्रिटिशर्स के पास चली जाती है। तो ले दे के 1757 जो बैटल ऑफ प्लासी था उससे लेकर 1947 यानी 15 अगस्त 1947 जिस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिलती है ब्रिटिशर्स से, ये टाइम पीरियड ऑलमोस्ट 190 to 200 ईयर्स का हो जाता है। तो ऑलमोस्ट ब्रिटिशर्स ने हमें 200 ईयर्स तक रूल करा और एक बार ही हमें उनसे फ्रीडम मिली। तो कैसे मिली? बंटवारे के थ्रू मिली। 2 कंट्रीज वो बनाकर गए थे, एक था इंडिया और एक था पाकिस्तान। और ये जो उन्होंने पाकिस्तान बनाया था, उन्होंने 2 पाकिस्तान बनाए थे, एक था ईस्ट पाकिस्तान, एक था वेस्ट पाकिस्तान। हमारा इंडिपेंडेंस डे यानी इंडियंस का इंडिपेंडेंस डे होता है 15 अगस्त 1947 और पाकिस्तान का होता है 14 अगस्त 1947, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब एट द मिडनाइट ऑफ इंडिपेंडेंस यानी जो 14-15 अगस्त की जो रात थी, उस टाइम पे उन्होंने एक बहुत ही स्पेशल स्पीच दी थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सेशन कन्वीन करा था उन्होंने, वहां पर उन्होंने एक स्पीच दी थी जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि आगे इंडिया का क्या फेट होने वाला है, इंडिया की आगे क्या तकदीर होने वाली है। और इसीलिए इस स्पीच का नाम पड़ा ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो आपको याद रखना है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने दी थी एट द मिडनाइट ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसका नाम है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है। अब पार्टीशन जब हो जाता है तो हमारे मेजर चैलेंजेस कौन से?
थे, ये जानते हैं कि द 3 मेजर चैलेंजेस जो हमें फेस करने पड़े आफ्टर पार्टीशन। तो अगर हम सबसे पहले प्रॉब्लम की बात करें तो जो हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम था दैट वाज टू शेप अ नेशन, एक ऐसा नेशन बनाना जो कि यूनाइटेड हो, उसके भिन्न भिन्न टुकड़े नहीं हो रखे हो, एंड येट इट वाज एकोमोडेटिव ऑफ द डाइवर्सिटी, यानी जो अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर, अलग अलग मान्यताएं के लोग यहाँ पर रहते हैं, हम इंडिया में उनके कल्चर को रिफ्लेक्ट करें और उन्हें यूनाइट करके इंडिया का ही पार्ट बने रहने दें। तो सबसे पहला चैलेंज ये था। अब जो इंडिया है इतनी ज्यादा बड़ी कंट्री थी, मैंने पहले भी बताया कि वो 7th लार्जेस्ट कंट्री एट प्रेजेंट भी है, और यहाँ पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन थी, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी थी, सो एवरीवन थॉट कि इंडिया यूनाइटेड नहीं रह सकता है, लेकिन हमने उन सबको गलत प्रूव करा है। नेक्स्ट चैलेंज क्या था हमारा? टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है 1946 से, जो काम शुरू हो जाता है, ऑलमोस्ट 3 साल लगते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, देखा जाए तो 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने इतनी मेहनत से बनाया, उसके अंदर हमने बोला था कि इंडिया के अंदर हम डेमोक्रेटिक सेटअप रखेंगे। अब खाली बोल देने से तो डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगी। तो नेक्स्ट चैलेंज यही था कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे रन करेंगे, क्योंकि आज से पहले अगर कहीं पे डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती थी तो वो सारे ही रिच स्टेट्स थे, एक डेवलप्ड कंट्री थी जहां पे डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती थी। इंडिया जैसे कंट्री के लिए बहुत ही बोल्ड स्टेप था कि उसने बोला था हम एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखेंगे। नेक्स्ट चैलेंज जो है हमारा, दैट इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ एंटायर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हमने ये डिसाइड किया था कि हम कहीं पे पार्शियल या बायस्ड नहीं होंगे, हमने यही चीज इंश्योर करनी थी कि जो इंडिया में अलग अलग धर्म के लोग हैं या अलग अलग जाति के लोग हैं, कई बहुत ज्यादा अमीर है, कई बहुत ज्यादा गरीब है, तो हम उन सबको इक्वली ट्रीट करेंगे। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इसी को सोच के दिमाग में बनाया गया था। तो जैसे कि अगर आप देखें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारा आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 है, तो उसके अंदर गवर्नमेंट को वो फंक्शंस बता दिए गए, वेलफेयर फंक्शंस जो उसने परफॉर्म करने हैं इंश्योर करने के लिए कि इंडिया के सभी सिटीजन्स अच्छे से रह सके, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी या तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसके अंदर हमने पढ़ा है कि वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है, अनटचेबिलिटी इज प्रोहिबिटेड, मतलब बेसिकली आर्टिकल 17। तो ये सारी चीजें हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है और इन्हें फॉलो करना ही हमारा नेक्स्ट चैलेंज था कि हम कितने बखूबी, कितने अच्छे रूप से उन बातों को फॉलो कर पा रहे हैं, ठीक है। अब जानते हैं कि ये जो पार्टीशन होता है, जो बंटवारा होता है, इसके कारण क्या थे। कुछ ना कुछ तो रीजन रहा ही होगा कि इतने सदियों से, इतने सालों से जो हिस्सा एक था जहां पे जहां पे हिंदू मुस्लिम इकट्ठे प्यार से रहते थे, ऐसे कौन से कारण थे जिसके वजह से रिलीजियस बेसिस पे कंट्री का बंटवारा किया गया। तो अगर हम सबसे पहले रीजन की बात करें तो वो है हमारा रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स का हमें अच्छे से पता है कि उनकी हमेशा से पॉलिसी क्या थी इंडिया को रूल करने की, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, कि इंडियंस को आपस में लड़वाओ और अपना रूल मेंटेन करते रहो। वो आपस में लड़ेंगे तो वो ब्रिटिशर्स के ऊपर जरा ध्यान देंगे नहीं, यूनाइटेड नहीं होंगे तो ब्रिटिशर्स को बाहर कैसे फेंकेंगे। तो पहला प्रॉब्लम तो यही था कि रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, उन्होंने कभी हिंदू और मुस्लिम्स को यूनाइट होने ही नहीं दिया, कुछ ना कुछ ऐसे करते रहे, चाहे सेपरेट इलेक्टोरेट, चाहे कुछ और, जिससे दो कम्युनिटीज कभी ये आपस में प्यार से ना रह सके। नेक्स्ट बात करें तो टू नेशन थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा, इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस निकल सकते हैं। टू नेशन थ्योरी अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो ये फॉरवर्ड करी थी मुस्लिम लीग ने, बट अगर हम थोड़ा डेप्थ में जाए सो वी नो दैट सर सैयद अहमद खान इज नोन एज द फादर ऑफ टू नेशन थ्योरी। अब ये टू नेशन थ्योरी बेसिकली थी क्या? जो टू नेशन थ्योरी थी वो ये कहती थी कि इंडिया में एक नहीं दो तरह के लोग रहते हैं, एक है हिंदूज और एक है मुस्लिम्स, और कुछ हो ही नहीं सकता है कि ये दोनों कम्युनिटीज के लोग इकट्ठे रह सके। इसलिए वी नीड अ सेपरेट पाकिस्तान, हमें एक सेपरेट कंट्री चाहिए पाकिस्तान की फॉर द मुस्लिम पॉपुलेशन, मुस्लिम के रहने के लिए एक अलग से कंट्री बना दो। बेसिकली ये टू नेशन थ्योरी कहती थी। कांग्रेस इसको साफ साफ रिफ्यूट करती थी कि नहीं, वी डू नॉट बिलीव कि हमें दो नेशन बनाने की जरूरत है, बट अल्टीमेटली ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण बनता है इंडिया का पार्टीशन का। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जो रीजन था इंडिया के पार्टीशन का वो था पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन द 1940s।
अगर हम बात करें 1940s की तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई हैं। लाइक 1940s के स्टार्ट में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है, चल ही रही थी रादर 1939 1945, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही है, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, और उसी दौरान ब्रिटिशर से बातचीत चल रही है कि जैसे ही ये वॉर खत्म होगी आप हमें इंडिपेंडेंस दे दो, ठीक है। तो उस दौरान क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शंस के थ्रू वैसे तो वो बनी थी, और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसके अंदर ये था कि हेड कौन बनेगा। अब हेड बने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, या तो बेसिकली जो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट बनी उसके हेड बने हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन उन्हीं की थी। अब मोहम्मद अली जिन्ना ने ये चीज देखा एंड ही रियलाइज कि एक हिंदू डोमिनेंट कंट्री में कभी भी एक मुस्लिम टॉप पोजीशन पे नहीं आ सकता है, उसके इस करके ये भी एक रीजन बनता है इंडिया के पार्टीशन का। नेक्स्ट बात करें तो दैट इज कंपटीशन बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, दो मेजर पार्टीज जो इंडिया की थी, एक कांग्रेस जो कि वैसे तो एक अम्ब्रेला पार्टी थी जिसके अंदर ऑलमोस्ट हर तरह के, हर धर्म के, हर सोच के लोग थे, और दूसरी थी हमारी मुस्लिम लीग जो कि पर्टिकुलरली मुस्लिम के वेलफेयर के लिए बनी थी। तो इन दोनों पार्टीज के अंदर बहुत सारा कंपटीशन चल रहा था, जिसके वजह से भी लग रहा था कि दोनों कम्युनिटीज इकट्ठे नहीं रह पाएंगी हिंदूज और मुस्लिम्स की। अब जैसे 1937 में इलेक्शंस हुए या फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस हुए, इनके अंदर क्या हुआ कि कई सारी मुस्लिम सीट्स पर कांग्रेस के कैंडिडेट्स, मतलब मुस्लिम कैंडिडेट ही है कि वो कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं, वो जीतने लग गए। तो ये भी थोड़ा सा डाउट क्रिएट करने लग गया जो मुस्लिम लीग के लीडर्स थे उनके मन में कि नहीं, एक इट वुड बी बेटर कि हमें एक सेपरेट कंट्री मिल जाए और हम वहां पे अपनी मुस्लिम पॉपुलेशन को रखेंगे और उनको गवर्न करेंगे। तो ये हमारे मेन रीजंस। इसके साथ साथ जिन्ना का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, लाइक एडमेंट नेचर ऑफ जिन्ना, जो वो अड़ गए थे कि नहीं हमें दो नेशन चाहिए, एक सेपरेट पाकिस्तान बनाओ, जिसके लिए उन्होंने डायरेक्ट एक्शन प्लान भी स्टार्ट किया था। सो ऑल दीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये आपको आगे से पता क्लियर हो गया होगा कि पार्टीशन का बेसिस क्या था। पार्टीशन का बेसिस सिंपली था रिलीजियस मेजॉरिटी। अब मैंने बोल तो दिया है कि सिंपली रिलीजियस मेजॉरिटी के बेस पे हमने पार्टीशन करना था, पर यहीं से मेन प्रॉब्लम शुरू हो रही थी। इन प्रॉब्लम्स को हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब ऐसा नहीं था इंडिया में कि कहीं पे सिर्फ एक जगह हिंदूज रहते हैं, कहीं पे सिर्फ एक जगह मुस्लिम्स रहते हैं। अब यहां से मेन प्रॉब्लम शुरू हो रही है कि कैसे पार्टीशन होगा। तो आइए जानते हैं ये जो रिलीजियस बेसिस के रिलीजियस मेजॉरिटी के बेसिस में पार्टीशन कर दिया था, उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। तो अगर सबसे पहले प्रॉब्लम की बात करें, सो दैट इज देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया इन द ब्रिटिश इंडिया। जिसका मतलब क्या है कि कोई भी एक कॉन्टिन्यूअस रीजन नहीं था जहां पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन रहती हो। अगर मैं आपको एक इमेज के थ्रू समझाऊं, सो यू कैन सी कि ये जो ग्रीन सेक्शन है यहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट थी। आप देख सकते हैं कि एक बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में ऊपर वाले साइड है और एक बिल्कुल ईस्ट वाले साइड है, ठीक है। कहीं से पॉसिबल ही नहीं था कि इन दो रीजन्स को, ये जो नॉर्थ वेस्ट का रीजन है, जो ईस्ट का रीजन है, इसको हम कंबाइन कर सके। तो पहला प्रॉब्लम तो यही था कि भाई अगर बंटवारा हो रहा है तो दो हिस्से तो नहीं लग रहे कि बन पाएंगे, हमें दो पाकिस्तान बनाना पड़ेगा, एक होगा वेस्ट पाकिस्तान, एक होगा ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम था वो ये था कि नॉट ऑल द मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया वाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान, कि ऐसा नहीं है कि अगर मुस्लिम डोमिनेंट रीजन है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस का, अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं ये वाला जो आपका सेक्शन है पाकिस्तान का, ये वाला सेक्शन, तो ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ फ्रंटियर प्रोविंस है। यहाँ के लोग नेसेसरली नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने, दे वांटेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया ओनली। अगर हम बात करें खान अब्दुल गाफर खान, जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, और ही वॉज टोटली अपोजिंग इट कि मुझे कि हम नहीं चाहते हैं कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ फ्रंटियर प्रोविंस वो पाकिस्तान के हिस्से में जाए, बट इन चीजों को इग्नोर करी गई और दैट बिकेम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान ओनली, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चैलेंज की बात करें, सो नेक्स्ट चैलेंज वाज कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया के, जैसे आप पंजाब की बात कर ले, बंगाल की बात कर ले, वहां पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है ही है, लेकिन साथ साथ वहां पर हिंदूज की भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। अब अगर मैं बोलूं कि अगर ये आपका पंजाब का रीजन है और मैं इसको बोल देता हूं, सॉरी ये आपको आई गेस दिख रहा होगा कि अगर ये पंजाब का रीजन है और अगर यहाँ पे मुस्लिम की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, तो एट द सेम टाइम बीच बीच में कहीं कहीं पे
हिंदूज की भी पॉपुलेशन यहाँ पे ठीक ठाक थी। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि इसको हम पाकिस्तान बना दे, इसको हम इंडिया बना दे, इसको दोबारा पाकिस्तान बना दे और इसको दोबारा इंडिया बना दे। तो इसलिए डिसाइड किया गया था कि जितने छोटे लेवल पे हो सके, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, चाहे वो विलेज लेवल पे है, जितने भी छोटे लेवल पे इंडिया का पार्टीशन किया जा सकता है रिलीजियस मेजॉरिटी बेसिस को देखकर, हम उतने छोटा उस हिसाब से पार्टीशन करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉब्लम जो कि बहुत मेजर प्रॉब्लम थी, दैट इज रिलेटेड टू द माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज कौन है? अल्पसंख्यक, यानी इंडिया के अंदर वो मुस्लिम थे और पाकिस्तान के अंदर वो हिंदूज और सिख थे, जिनकी पॉपुलेशन काफी कम थी। अब ये अचानक से फंस गए, इनको समझ में ही नहीं आया कि अभी तक कल जो हमारा ये घर होता था, हम पाकिस्तान में रहते थे प्यार से, आज से हमें बोल दिया गया है हिंदूज या सिख्स को कि आप यहाँ पे नहीं बिलोंग करते हो, आप जाओ अपने कंट्री में। जहां पे इतने सदियों से वो रहे, उनके पूर्वज रहे, आज अचानक से ही उस जमीन पे वो एक एलियन हो गए थे, एक अनवांटेड पर्सन बन चुके थे और उन्हें वो जगह छोड़ के जानी पड़नी थी। और ये जो माइग्रेशन होना था पॉपुलेशन का, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था। तो आइए जानते हैं कि आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इस पार्टीशन के, क्या नतीजा होता है। ये जो हमने तो क्या, ब्रिटिशर्स ने दो देश बना दिए इंडिया और पाकिस्तान, उससे क्या क्या आगे असर पड़ता है इन दोनों कंट्रीज के लोगों पर, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन पे, बल्कि अगर हम बात करें तो वहां के एसेट्स पे भी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं, सबसे पहली चीज क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन। जब इंडिया का पार्टीशन होता है तो ठीक है, ये तो बहुत क्लियर है कि मुस्लिम्स को जाना पड़ेगा पाकिस्तान और हिंदूज और सिख्स को आना पड़ेगा पाकिस्तान से इंडिया। तो ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 80 लाख पीपल जो थे वो माइग्रेट करते हैं इस टाइम पे, और इस दौरान उन्हें बहुत ज्यादा हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती है। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट उसी से रिलेटेड है, देयर वर किलिंग्स एंड एट्रोसिटीज ऑन बोथ द साइड्स। बहुत सारे लोगों को पार्टीशन के टाइम पर मारा गया, उनके ऊपर अटैक करा गया। जो ट्रेन्स चलती थी पाकिस्तान के लिए या तो इंडिया के लिए, उन ट्रेन्स को रोककर जो प्यार से शांति से अपने अपने देश में जा रहे हैं, उन लोगों को भी रोककर उन पर हमला किया जाता था। बहुत बुरे हाल थे उस टाइम पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट वाज क्रिएशन ऑफ कम्युनल जोन्स, यानी कम्युनिटी के बेसिस पे जगह को मार्क कर दिया गया था। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि कई रीजन ऐसे थे जहां पे हिंदूज और मुस्लिम की पॉपुलेशन अच्छे खासे नंबर में थी, वो दोनों ही ज्यादा रहते थे वहां पे, जैसे बंगाल या अमृतसर वाला रीजन। तो हमारा लाहौर, अमृतसर, कोलकाता, ये जो हमारे रीजन्स थे, इनको कम्युनल जोन्स में डिवाइड कर दिया गया था। जहां पे हिंदूज रहते थे वहां पे मुस्लिम्स नहीं जाते थे। जिस गली, मोहल्ले, चौराहे समझ लिए, वहां पे अगर हिंदूज की पॉपुलेशन ज्यादा है, सो मुस्लिम्स ने वहां जाना बंद कर दिया कि अनसेफ है। एंड सेम जहां पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पे हिंदूज ने जाना बंद कर दिया कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम थी हमारी माइग्रेशन की प्रॉब्लम। ये जो इतने सारे पॉपुलेशन, मैंने पहले ही बताया 80 लाख पीपल जो माइग्रेट कर रहे हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आ रहे हैं, इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। उनके लिए रहने के लिए माइग्रेशन जब वो कर रहे थे, रेफ्यूजी कैंप्स बनाए गए, विच इज द नेक्स्ट पॉइंट, कि द प्रॉब्लम ऑफ रेफ्यूजीज। जब वो माइग्रेट कर रहे थे तो रेफ्यूजी कैंप्स बना दिए गए थे कि वो यहाँ पे रुक सकते हैं, इन रैन बसेरों में अपनी रात गुजार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर उनका यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा और वो नेक्स्ट डे अपनी जर्नी वापस कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ये जो रेफ्यूजी कैंप्स थे, दैट टर्न आउट टू बी वेरी डेंजरस। यहाँ पे भी उनको कोई हेल्प नहीं मिली। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी वो हेल्पफुल नहीं थी, जो पुलिस ऑफिसर्स थे वो भी हेल्पफुल ज्यादा नहीं थे। कई बार क्या होता था कि वो सो रहे हैं और उन रेफ्यूजी कैंप्स में, उन टेंट्स में आग लगा दी जाती थी। अगर आपने पार्टीशन के ऊपर कुछ मूवीज देखी हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक भाग मिल्खा भाग का एक बहुत छोटा सा सीन रिकॉल करें कि वो कैसे कैंप में था और अचानक से कुछ लोग अटैक कर देते हैं वहां पे, तो दैट इज व्हाट आई वांट टू से कि ये रेफ्यूजी कैंप्स भी कोई सेफ प्लेस नहीं था। कई बारी आग लगा दी जाती थी, कई बारी तलवार, बंदूक या जो भी होता था उससे वहां पे रह रही है लोगों को पर हमला कर दिया जाता था। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। वुमेन बिकेम द वर्स्ट टारगेट ऑफ दिस पार्टीशन। वुमेन के साथ हर तरह के वो अपराध किए गए जो मुमकिन थे। दे वर अटैक्ड, उनका रेप किया गया, उन्हें एबडक्ट कर लिया गया। जिसने उन्हें एबडक्ट करा यानी जो उनको जबरदस्ती लेकर गया, कईयों ने तो उनसे ही उनकी शादी भी करा दी कि
क्या पता इसने कुछ गलत हरकत करी हो। सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स वर फेस्ड बाय वुमेन। एट द सेम टाइम कई वुमेन को खुद उनके फैमिली मेंबर्स ने मार दिया। रीजन क्या था? ऑनर किलिंग, कि रास्ते में माइग्रेट करते वक्त वुमेन की सेफ्टी इंश्योर करना इनकी प्रायोरिटी होती, बट वो भी वो इंश्योर नहीं कर सकते थे कि क्या पता कोई ऐसा हो, कोई ऐसा ग्रुप हो जो उनके घर की बहन या माँ या किसी भी फीमेल को बेसिकली लाइक हार्म कर सकते हैं, रेप कर सकते हैं या कुछ भी। इस वजह से कई सारी फैमिलीज ने ऑनर किलिंग प्रेफर करा, उन्होंने खुद अपने घर की फीमेल्स को मार दिया। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको कि जो बंटवारा हुआ वो सिर्फ पॉपुलेशन, सिर्फ लोगों का बंटवारा नहीं हुआ था, जो फाइनेंशियल एसेट्स थे उनका भी बंटवारा किया गया था। मतलब कि जो सरकारी चाकू चम्मच छुरी है, ये टेबल कुर्सी है, उनका भी बंटवारा किया गया, उनके भी प्रॉपर रिकॉर्ड्स बने थे। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्री देखें पार्टीशन के ऊपर तो उसके अंदर आप बहुत इजीली चेक कर सकते हैं कि कैसे फिगर्स कैलकुलेट किए जाते थे कि अगर 500 चम्मच है सरकारी तो 300 जा रहे हैं इंडिया को, 200 जा रहे हैं पाकिस्तान को। सो इवन द फाइनेंशियल एसेट्स वर डिवाइडेड एट दैट टाइम। ठीक है। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड रेलवेज के भी एम्प्लॉयज जो थे, तो इनकी भी प्रॉपर डिवीजन करी गई कि जब दो कंट्रीज बन चुके हैं अलग अलग तो वहां दोनों जगह ही एडमिनिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो गवर्नमेंट स्टाफ है उनको भी डिवाइड किया गया था। एंड लास्टली इट वाज द डिवीजन ऑफ कम्युनिटीज। दो कम्युनिटीज, हिंदूज और मुस्लिम्स, जो इतने साल से, इतने सदियों से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर यहाँ पे रहते थे भारत की भूमि पर, उन दो लोगों का भी बंटवारा कर दिया गया। एक हिस्सा चला गया मुस्लिम्स को और एक रह गया हिंदूज के लिए। अब ये जो पार्टीशन का पूरा सिनेरियो था, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फिल्म्स बनी है, डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, पोएम्स लिखे गए हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी गई हैं। तो ये जैसे हमारे सादत हसन मंटो हो गए या फिर हमारी अमृता प्रीतम होगी, फैज़ अहमद फैज़ हो गए, ये बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर्स थे जिन्होंने पार्टीशन के बारे में बहुत ही अच्छी स्टोरीज, बहुत ही अच्छे पोएम्स लिखे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है और वो उस टाइम की सच्चाई को बताते हैं। सो कभी टाइम लगे तो उनको भी पढ़िएगा। तो ये जो मूवीज बनी, ये जो पोएम्स बनी, जब इन राइटर्स, पोएट्स, फिल्म मेकर्स ने ये सर्वाइवर्स ऑफ पार्टीशन से बात करे तो उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म यूज करा था, ये जो सर्वाइवर्स थे पार्टीशन के, दैट ये जो पार्टीशन हुआ था लोगों का बंटवारा नहीं हुआ था, दो देश का बंटवारा नहीं हुआ था, इट वॉज द डिवीजन ऑफ हार्ट्स, कि दिलों का बंटवारा हुआ था और वो उससे उभर नहीं पा रहे थे। अब नेक्स्ट, ये हमने बेसिक चीजें पढ़ ली पार्टीशन से रिलेटेड, कि पार्टीशन का कब होता है, किस बेसिस पे होता है, क्या कॉजेस थे उसके और क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। राइटर्स ने अपना कैसे पार्टीशन को डिस्क्राइब करा, कौन कौन से राइटर्स थे, फैज़ अहमद फैज़, मंटो, अमृता प्रीतम, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब जानते हैं कि जो फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी थे, उनका क्या पर्सपेक्टिव था पार्टीशन को लेकर। तो महात्मा गांधी वॉज टोटली अगेंस्ट पार्टीशन, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा हो। उनका मानना ये था कि जो हमने इतने साल आज़ादी के लिए जंग लड़ी थी वो पूरी वेस्ट हो जा रही है, क्योंकि आज़ादी मिल रही है लेकिन किस कीमत पर, दो देश दो कौम के लोगों के बंटवारे पर, ठीक है, जो वो नहीं चाहते थे। सो बेसिकली जब 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद होता है, महात्मा गांधी किसी भी सेलिब्रेशन का पार्ट नहीं बनते हैं, रादर वो कहाँ पे होते हैं, कोलकाता में। कोलकाता में उस टाइम पे, क्योंकि वो एक ऐसा रीजन था जहाँ पे हिंदूज और मुस्लिम्स की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी, वहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान बनाया गया था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंट किलिंग्स वगैरह चल रही थी। महात्मा गांधी ने उन सभी चीज़ों को शांत करने के लिए कोलकाता में एक फास्ट करा और इसका असर वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था। वहाँ पे पीस वापस रिस्टोर हो गया और महात्मा गांधी फिर नेक्स्ट मंथ सितंबर के अराउंड दिल्ली आ जाते हैं, क्योंकि दिल्ली वॉज अनदर रीजन जहाँ पे भी कम्युनल टेंशंस बहुत ज़्यादा थे। तो महात्मा गांधी दिल्ली आते हैं एंड ही ट्राई टू पैसिफाई, वहाँ के लोगों को शांत करने की कोशिश करते हैं। अब जिस इंसान ने लाइफ लॉन्ग अहिंसा का पाठ पढ़ाया हो, अगर उसके सामने हजारों लाखों करोड़ों लोगों को मारा जा रहा हो तो उनको तो ऑफकोर्स अच्छा नहीं लगेगा और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उस चीज़ को रोकने के लिए। तो वो दिल्ली में भी आकर फास्ट करते हैं, दैट इज
That turned out to be one of his last pass. तो बेसिकली जब ये दिल्ली आते हैं, कई सारे लोग महात्मा गांधी के अगेंस्ट भी होते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम रिलीजियसली फैनेटिक्स लोगों की बात करें, जो ये चाहते थे कि हिंदूज इंडिया में सिर्फ हिंदूज रहे और पाकिस्तान में सिर्फ मुस्लिम्स रहे, वो महात्मा गांधी को पर्टिकुलरली डिसलाइक करने लग गए थे। उनका कहना था कि महात्मा गांधी जो है वो मुस्लिम्स के फेवर में वर्क कर रहे हैं, हिंदूज के फेवर में वर्क कर ही नहीं रहे हैं। महात्मा गांधी ने इस चीज को इग्नोर कर उन्होंने कहा कि ये रास्ता भटक गए हैं। सो वो उन्होंने अपना ये जो काम था लोगों को पैसिफाई करने का वो कंटिन्यू रखा। अब होता क्या है एक पॉइंट पे कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी अपना इवनिंग प्रेयर कर रहे होते हैं दिल्ली में ही, और वहां पे नथुराम विनायक गोडसे, नाम अच्छे से याद रखना है, डेट याद रखनी है, 30 जनवरी 1948, वो आते हैं, महात्मा गांधी को वो शूट कर देते हैं। ऑलमोस्ट 3 बुलेट्स वो महात्मा गांधी पे शूट करते हैं एंड ही किल्ड हिम इंस्टेंटली देयर। ये जो इतनी लंबी उनकी स्ट्रगल थी सत्य की, अहिंसा की, नॉन वायलेंस की, वो वहां पर उस दिन खत्म हो जाती है। उसका असर इंडिया पर ये पड़ता है कि जितने भी जो कम्युनल टेंशन चल रहे थे इंडिया में, वो एकदम से अचानक से रुक जाते हैं। जो लेसन वो जीते जी नहीं समझा पाए, जो चीज़ वो जीते जी नहीं कर पाए, वो बिल्कुल उनके डेथ पे होता है। जो कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस थी, फॉर एग्जांपल आरएसएस, उनको बैन कर दिया गया था। तो दैट वाज द एंटायर स्टोरी रिगार्डिंग पार्टीशन। अब आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट ये रह गया आपका होमवर्क। आई होप आपने अच्छे से सारी चीजें नोट डाउन कर ली है। जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करा है उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दैट व्हाट वाज द नेम ऑफ द मैगजीन which was written and edited by अमृता प्रीतम। वो कौन सी मैगजीन थी जो अमृता प्रीतम, मैंने बताया था कि राइटर्स थे जिन्होंने पार्टीशन के ऊपर लिखा था, उन्होंने कौन सी मैगजीन लिखी थी और एडिट करी थी, आपको ये बताना है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज कि जब इंडिया का पार्टीशन हो जाता है उस टाइम पर इंडिया में जो पॉपुलेशन है उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी थी, ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि आप एनसीईआरटीज को रेफर करें इनके आंसर के लिए, जो कि आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन है, जो मार्किंग स्कीम है, वो एनसीईआरटी पे बेस्ड होगी जो आंसर्स है। सो आप तैयारी करते रहिए। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है फट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी दबा दीजिए कि मैं जब भी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊं तो आप अच्छे से उस वीडियो को देख के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सके। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।